नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुंबई बम ब्लास्ट, 26/11 का हमला या फिर मालेगांव बम ब्लास्ट, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? किस तरीके से एक नैरेटिव को गढ़ने का कार्य किया गया, वो नैरेटिव कौन सा था? किस तरीके से उसको गढ़ा गया? इन सभी पर खुलासे करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस खास प्रोग्राम में रिटायर्ड मेजर रमेश जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑपरेशन हिंदू का 26/11 हमले और मालेगांव बम ब्लास्ट के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2005-6 में एक ऑपरेशन हिंदू नाम का एक ऑपरेशन भारत में चलाने की कोशिश की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में हिंदुओं को बदनाम किया जाए, हिंदू साधु संतों को बदनाम किया जाए, हिंदू समाज में फूट डाला जाए, हिंदू समाज के जो सांस्कृतिक और आस्था के केंद्र हैं उन्हें परेशान किया जाए, दुखी किया जाए और जो इस्लामी आतंकवाद चल रहा है उसके समानांतर हिंदू आतंकवाद या जिसे हम आज भगवा आतंकवाद के नाम से जानते हैं वो खड़ा किया जाए। और इसमें बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया वाले, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिनकी 25-30 साल से ऊपर की सर्विस थी उस समय, वो लोग और पुलिस वाले, टॉप पुलिस अधिकारी और वहां पे कुछ राजनेता इसमें सम्मिलित थे। उनको फंडिंग प्राप्त होती रही। जहां तक मेरी जानकारी है 2011-2012 तक उन लोगों को फंडिंग मिली है। ये जो आईएसआई का जो हिंदू ऑपरेशन हिंदू था, ये कई स्तरों पर चला। उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा था कि कुछ आतंकवादियों को हिंदू नाम, हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू जो हाथों में कलावा बांधते हैं वो कलावा बांध के और उन्हें भेजा जाए मुंबई में और यहाँ पर आतंक मचाया जाए, लोगों को मारा जाए और वो जब मर जाएं आतंकवादी तो ये सारा का सारा हिंदुओं के पर गढ़ दिया जाए। अब इसके पहले करीब 4-5 महीने पहले, ये 26/11 जो हुआ, इसके 4-5 महीने पहले मालेगांव में ब्लास्ट हुआ। मालेगांव एक छोटा सा कस्बा है, तहसील है नासिक जिले में, महाराष्ट्र के। तो वहां पर एक नदी है, नदी के दोनों तरफ आबादी है, एक तरफ पूरी मुसलमानों की आबादी है, दूसरी तरफ हिंदुओं की आबादी है। तो जहां मुसलमानों की आबादी है वहां सिमी के दफ्तर के सामने, सिमी बैंड हो चुका था, सिमी के दफ्तर के सामने रात को करीब 9:30 बजे 29 सितंबर 2008 को एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहा गया है और आज तक उसकी तहकीकात जारी है, आज तक ये तय नहीं हुआ कोर्ट में कि वो किसकी है, लेकिन ये प्रचारित किया गया कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है और इसलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गहन पूछताछ हुई। 15-20 दिन उन्हें इलीगल कस्टडी में रखा गया और फिर बाद में उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को अरेस्ट किया गया। उनके अरेस्ट होने के साथ साथ करीब 10-12 दिनों के अंदर आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मैं खुद मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी और करीब 10-11 जो हिंदू क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुत्व के जागरण के लिए काम कर रहे थे, हिंदुत्व को चेतना दिलाने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, तो उन लोगों को उठा लिया गया और उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। उन पे बहुत ऐसी धाराएं लगाई गई जिन धाराओं का कोई मतलब नहीं था और इसमें कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना कि इस पर एमसीओसी लगता है, यूएपीए भी नहीं लगता है। उसमें बहुत सारे जो एक्ट लगाए गए, आर्म्स एक्ट लगाया गया, इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट लगाया गया,
तो ये सारी धाराएं इसलिए लगाई गई ताकि ये हिंदू जो बंद हुए ये कम से कम अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजार दें और कोई इनकी बात का यकीन ना करे। हुआ ये कि उसमें कम से कम 3 आदमी, उन 12 में 3 आदमी, एक मैं, एक कर्नल पुरोहित और एक समीर कुलकर्णी, 3 आदमी हम लोगों ने चार्जशीट का बहुत गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया कि ये हमारे खिलाफ जो इसमें आरोप लगाए गए हैं वो किसी भी हालत से उस चार्जशीट से तो बनते ही नहीं है। वैसे भी पहले दिन से हम लोगों को मालूम था कि हम लोग बेगुनाह हैं, लेकिन हमारे पास इसका बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। जबकि हुआ ये था कि जैसे ही हम लोगों को अरेस्ट किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, इलीगल कस्टडी में रखने के बाद जब उन्होंने फॉर्मल तौर पे हमको अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, तो हम लोग तुरंत राजी हो गए कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो, हमको कुछ लेना देना नहीं है इस ब्लास्ट से। हम लोग का सबका नार्को टेस्ट हुआ, 2-2, 3-3 बार हुआ और उसमें कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि जिससे प्रोसिक्यूशन को, दहशतवादी विरोधी पथक को कोई फायदा हो सके। फिर भी उन लोगों ने झूठे गवाह पैदा किए और ये सब चलता रहा। 2000 जनवरी में 17 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हुई। बाद में जब तत्कालीन यूपीए सरकार को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने ये मुकदमा एनआईए को दे दिया, 2011 में दिया। उसकी रिपोर्ट 2015 में आई और 2016-17 में लोगों को बेल मिलना चालू हुआ। अब जो आपका प्रश्न है कि इसका 26/11 से क्या संबंध है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। जनवरी 2008 में मैंने वार्न किया था सरकार को। उसके पहले जब डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे तो उन्हें मैंने पत्र लिखकर भी कहा था कि जो मुंबई, अगर आपको पता हो तो मुंबई से गोवा तक अरब सागर है और अरब सागर का जो इलाका है वो उसमें पुलिस नहीं है। जो नेवी है वो उस क्षेत्र को उस समय कवर नहीं करती थी और जो कस्टम, जो इसका नेवी में चलने वाले जो कस्टम के अधिकारी हैं वो बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। अगर आप थोड़ा ध्यान करें तो 1993 में जो बम्बई में विस्फोट हुए, उस विस्फोट के लिए भी हथियार रत्नागिरी में उतरा था जो समुद्र के रास्ते से आया था। उसमें 2 पुलिस अधिकारी भी सस्पेंड हुए थे, उनको सजा भी मिली 93 ब्लास्ट के केस में। तो जो 93 में हो चुका था वो 2008 में, 2009, 2011 या उसके बाद भी हो सकता था, इसकी आशंका बनी हुई थी और इसलिए मैंने बार बार इस मुद्दे को जिस फोरम में मैं उठा सकता था उस फोरम में मैंने उठाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने इस पे कोई परवाह नहीं की और उसी रास्ते से कसाब आया। अब दहशतवादी विरोधी पथक जो 2004 में महाराष्ट्र में बना, उसका मुख्य उद्देश्य था कि दहशतवादी गतिविधियों की पूर्व सूचना एकत्रित करना और एकत्रित करने के बाद उनको एक उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद उस पे प्रिवेंटिव कार्रवाई, मतलब उसको प्रतिबंधित करने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो प्रतिरोधक कार्रवाई करने का उनके पास ड्यूटी था। लेकिन उस ड्यूटी को एटीएस ने, मतलब दहशतवादी विरोधी पथक ने, आतंकवाद निरोधी पथक ने बिल्कुल नहीं निभाया। वो सितंबर अक्टूबर से लेकर और हम लोगों को अरेस्ट करने तक और हमारी चार्जशीट बनाने के चक्कर में, वो हम लोगों को फंसाने के चक्कर में वो लोग पड़े रहे और नतीजा ये निकला कि विश्व का ये एक अकेला केस है कि आतंकवादी निरोधक पथक के चीफ श्री हेमंत करकरे को एक आतंकवादी ने गोली मार दी। ऐसा भारत ही तो छोड़ दीजिए, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एटीएस चीफ को किसी टेररिस्ट ने मारा हो। तो ये उनकी कार्य पद्धति, कार्य क्षमता और उनकी कॉम्पिटेंसी या नालायकियत,
का ये जीता जागता उदाहरण है। उनके शहीद होने पर या उनके मरने पर या गोली खाने पर मेरी संवेदना है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपने कार्य में विफल रहे। और जैसा कि कोर्ट में चल रहा है और 30 हमारे जो विटनेस हैं वो हॉस्टाइल हो चुके हैं, 286 से ज्यादा विटनेसेस आ चुके हैं और किसी ने अभी तक हम लोगों पर कोई पॉइंट आउट नहीं किया है, तो इससे लगता है कि हम लोग जल्द ही छूट जाएंगे। और हमारे छूटते ही एक और तमाचा मरे हुए हेमंत करकरे पर पड़ेगा। तो ये उन सारे लोगों के साथ अन्याय है कि जो 286 287 लोग मरे आतंकवादी हमले में 26/11 के, उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा घात है जो हेमंत करकरे ने किया, ये मुझे कहना है। जी बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी रमेश जी, हिंदू ऑपरेशन क्या है? इसके बारे में बिल्कुल आपने बताया, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, आखिर क्या है ये हिंदू ऑपरेशन? ये ऑपरेशन हिंदू एक आईएसआई के जो डेस्क 10 है, डेस्क 10, उसमें एक कर्नल साहब हैं जो उस डेस्क को देखते हैं। और ये जो अभी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं बने हैं मुनीर साहब, ये पहले आईएसआई के थे। तो इन लोगों का एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का मतलब है कि भारत में हिंदुओं को किसी किस्म से बदनाम करना, उनको उनके धर्मगुरुओं को बदनाम करना, उनके मठाधीशों को प्रताड़ित करना, और हिंदू भी इस्लामी आतंकवाद की तरह, मुस्लिमों की तरह हिंदू भी आतंकवादी हैं, इस तरह का वातावरण तैयार करना, ये उस प्रोजेक्ट हिंदू का, ऑपरेशन हिंदू का काम था। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बिकाऊ लोग हैं जिनकी वजह से ये ऑपरेशन काफी सालों तक भारत में चलता रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 26/11 का मुंबई आतंकवादी टेरर अटैक हो या फिर मालेगांव बम ब्लास्ट, सब में हिंदू आतंकवाद की साजिश जो रची गई, आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये भगवा आतंकवाद का हुआ खड़ा करने के लिए ये किया गया। और अगर जो कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो एक किताब पहले ही छप चुकी थी, 26/11 आरएसएस की साजिश करके, जिसका उद्घाटन श्री दिग्विजय सिंह जी ने किया था। तो ऐसा पुस्तक पहले ही तैयार थी, मतलब स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी कि भगवा आतंकवाद आरएसएस को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हम लोगों को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था। तो ये सारा एक ऑपरेशन के तहत हो रहा था और ये सब चीज पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। और यूपीए के जो तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके इशारे पर हो रहा था। जो तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, उनके इशारे पर हो रहा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों के हाथ में भारत की सत्ता थी वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जी बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि 26/11 हमले के बाद कितना बदला है भारत? 26/11 जो हमला हुआ वो उसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। इसमें पाकिस्तान पूरे ये में भारत देश में, सारे देशों में ये प्रचार करता रहा, पूरे विश्व में ये प्रचार करता रहा कि भारत तो बहुत कमजोर है, अंदर से ही टूटा हुआ है, हम कहीं भी हमला करके और इसे तोड़ सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और हिंदू तो डरपोक हैं, इसमें कहीं भी भाग जाएंगे, कहीं हमला नहीं होगा, कहीं ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और संगठित है नहीं। इस तरह का असर भारत के जनमानस पर पड़ा और बहुत ही बड़ा आक्रोश था लोगों में, आज भी है इस अभी। और ये 2-3 साल तक चलता रहा जब तक इसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार चली नहीं गई। उन्होंने उसको भुनाने की कोशिश की। मुसलमान आतंकवादी जो थे 2006 मालेगांव ब्लास्ट के, उनको छोड़ा, और जो बाटला हाउस इनकाउंटर था उसमें एमसी शर्मा शहीद हुए थे, इंस्पेक्टर साहब। तो दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा कि सोनिया गांधी रात भर रोई, सोई नहीं,
क्योंकि उसमें मुस्लिम मारे गए। इस तरह का एक हौवा खड़ा किया गया और हिंदुओं को की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है, ये सारा ऑपरेशन हिंदू का एक हिस्सा था और उससे बहुत ही तकलीफ हुई। एनडीए गवर्नमेंट जब आई है 2014 में, तो काफी कुछ फर्क पड़ा है, बहुत बहुत बदलाव आया है, सेना का मनोबल बढ़ा है, पुलिस का मनोबल बढ़ा है और पूरा तंत्र में आचूल मूल परिवर्तन हो रहा है, जो हम लोग को दिखाई देता है। जी, बिल्कुल, मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी आपसे, मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषी और मददगारों पर अभी तक सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाई है? ये इस प्रश्न का उत्तर तो सरकार के में बैठे हुए लोग दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ये अनुमान कर सकता हूं कि जो दो तरीका है इसमें राजनीति में इस प्रशासनिक तौर पर इसको हल करने का। पहला तरीका है कि देश को आंतरिक रूप से इतना मजबूत किया जाए कि ये पहला हमला हो ना पाए। दूसरा ये कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े ना, इसका ये एक कवच तैयार किया जाए, जो कि मोदी सरकार इन दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। तीसरा है कि इसकी गहन जांच की जाए और गहन जांच करने के बाद दोषियों को पे कार्रवाई हो। तो उस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो इसके दोषी हैं उनका ना कोई हमारी नजर में तो है नहीं कि कोई जांच हुई है, लेकिन एक विश्वास सा हो चला है कि उन सारे लोगों को धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको आइसोलेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन पर किसी न किसी और तरीके से उस पर एक्शन जरूर होगा, ऐसा लगता है। मैं कई 3-4 सालों से देख रहा हूं कि जब कभी भी 26/11 आता है तो बरखा दत्त का वो वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कोऑर्डिनेट्स दे रही थी कि 19वें फ्लोर पे ताज होटल में हमारा सोर्स है और फिर उसके बाद 19वें फ्लोर के हर एक कमरे में जाकर वो आतंकवादी हर एक आदमी को मार देते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा लगता है कि बरखा दत्तर का उन लोगों से के साथ, पाकिस्तानी हैंडलर के साथ कुछ संबंध रहा होगा। तो लेकिन जब तक इसका कोई जांच नहीं हो जाती तो मेरा किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। सरकार ने इसको करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रख सकता हूं, लेकिन सरकार की अपनी सोच है और सरकार की सोच देश हित में है, ऐसा मैं समझता हूं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये हिंदू ऑपरेशन और मालेगाँव बम ब्लास्ट की पूरी जो कहानी है, जो सच्चाई है कि किस तरीके से हिंदुओं को एक्यूज़्ड साबित करके उन्हें फँसाने का एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का, जो कि अभी रमेश जी ने भी बताया है, हिंदू ऑपरेशन के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ऐसे ही और भी बड़े-बड़े खुलासे और मुंबई बम ब्लास्ट का कनेक्शन क्या है 26/11 के साथ? क्या सरकार 26/11 के हमले को रोक सकती थी? ऐसे बड़े-बड़े और भी कई सारे सवाल हैं और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, जिनको लेकर हम अपने अगले प्रोग्राम में आएँगे और तब आपको इस सब की जानकारियाँ भी देंगे कि आखिर मुंबई बम ब्लास्ट में मालेगाँव बम ब्लास्ट की पूरी रियल कहानी क्या है? किस तरीके से इसको छुपाने का काम किया गया है? आप सभी का बहुत-बहुत आभार। रमेश जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। सब हमारे दर्शकों का आप इसी तरह से देखते रहिए आज श्रृंखला।